हाय फ्रेंड्स, टेन थिंग्स के नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2020 के स्टार्ट से ही हम सब लोग थोड़े हैरान और परेशान से हैं, cause दिस ईयर हैज़ बिन कम्प्लीटली क्रेजी। वैसे तो साल ख़त्म होने में थोड़ा टाइम है अभी, बट आई एम श्योर कि सब यही प्रे कर रहे हैं कि ये साल बिना किसी और बुरी खबर सुनाए जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब तक इस साल की कुछ ऐसी खबरें जो हमें जीवन भर याद रहने वाली हैं, और शायद हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी याद कर कर के बता रहे होंगे कि 2020 में हमने ये सब देखा है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट। तो 2020 का ज़िक्र हो और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। एक ऐसी बीमारी जिसे सारी दुनिया जूझ रही है और इसके इलाज की खोज में लगी हुई है। ये वायरस चाइना के वुहान शहर से पूरी दुनिया में सिर्फ 3 महीने में फैल गया है। द वे कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड पीपल ग्लोबली, ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे है। कोविड-19 से अब तक कम से कम 50 लाख लोग ग्लोबली इन्फेक्ट हो चुके हैं और 3.5 लाख लोग मर चुके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 1.5 लाख लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हुए हैं और अबाउट 4,000 लोग की डेथ हो चुकी है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि पूरी की पूरी दुनिया एक साथ रुक गई हो और सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है इंडियन माइग्रेंट क्राइसिस। कोविड-19 से ही जुड़ी हुई इंडिया की सबसे बड़ी खबर इंडियन माइग्रेंट क्राइसिस। अगर आप लोग को लगता है कि ये छोटी सी बात है, तो ज़रा सोचिए कैसा होगा अगर दुनिया के 4 बड़े शहर जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और मलेशिया की सारी पॉपुलेशन अचानक से बेरोज़गार हो जाए। वुडंट दैट बी शॉकिंग? जी हाँ, इंडिया में ठीक उसी स्केल पर मजदूर मूव हुए हैं और जॉबलेस हो गए हैं। ओवर 65 days later, the migrants are still on the roads. एक्चुअली देखा जाए तो इनकी लड़ाई तो शायद अभी शुरू हुई है, क्योंकि पता नहीं इनके गांव में कितनी अरेंजमेंट्स होंगी। आफ्टर ऑल, लोग जब काम नहीं मिलता है किसी गांव में, उसी वजह से तो शहर आते हैं। ऑनेस्टली, बस अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करे, तो शायद कुछ सालों में ये भाई बहन फिर एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे। लेट्स होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान में हुआ एक दर्दनाक प्लेन क्रैश। पाकिस्तानी एयरलाइन का ये प्लेन कराची में लैंड होने वाला था, पर रनवे पर लैंड करने से जस्ट पहले किसी टेक्निकल इशू के वजह से ये एयरपोर्ट के पास बसे एक मॉडल कॉलोनी में जाके क्रैश हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एयरबस 320 जब क्रैश होता है तो कितनी ज़्यादा तबाही मचाता होगा। एटलीस्ट 97 लोग इस क्रैश में मर गए हैं। पर यू नो व्हाट, कमाल की बात ये है कि इतने बड़े हादसे से 2 लोगों की जान ऊपर वाले ने बख्श दी है। उनको चोटें ज़रूर आई हैं, बट दे आर एक्चुअली अलाइव। चौथे नंबर पे हमारी लिस्ट में है वेस्ट बंगाल में आया हुआ साइक्लोन अम्फन, जो वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साइक्लोन था। काफ़ी लोग यहाँ पे बेघर हुए हैं और खाने पीने की भी कोई सुविधाएं नहीं है। कोविड-19 के खतरे के बीच में लोगों को शेल्टर्स में रखा जा रहा है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही दूर की बात है। क्या आप जानते हैं कि बंगाल के सुंदरबंस जो मैंग्रोव्स हैं, पूरी ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लोगों के खेतों में पानी घुस गया है। वो समुद्री पानी है, यानी सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर की वजह से यहाँ काफ़ी लंबे अरसे तक कोई खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर रिलीफ वर्क के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मदद आ रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि करप्शंस की वजह से और पंचायत लेवल पे जो राशन आ रहा है वो इनको नहीं मिल रहा है, और इस चीज़ में भी घोटाला चल रहा है। आई ओनली कैन विश
कि ये साल 2020 जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, जो हमारी लिस्ट में फिफ्थ पे है वो शायद आपने पहले ही सुना होगा। एक 15 साल की लड़की ज्योति कुमार ने लॉकडाउन के दौरान अपने पिताजी को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये 7 दिनों के बाद अपने घर पहुंची हैं। उनके पापा शायद से घायल अवस्था में थे, इसलिए वो खुद साइकिल नहीं चला पा रहे थे। इस बात पर बहुत इंटरनेशनल मीडिया कवरेज हुआ है, खास करके तब जब डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में इस लड़की की काफ़ी तारीफ की है। दोस्तों, जब इंसान के पास कोई साधन ही ना हो तो उसमें अद्भुत सहनशक्ति और मोटिवेशन आ जाता है। जहाँ इस बात को लेकर सब बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, वहाँ इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि एक बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा होगा ज्योति के लिए ये। Number 6, women delivers a baby. Labor pain is one of the most severe pains which has ever been evaluated. यानी एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के वक्त होने वाली पीड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा पेनफुल मानी गई है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस महिला का उस बच्चे के साथ साथ एक नया जन्म होता है। अगर हमें कोई कहे कि आप बिहार से आसाम तक जी चल के जाइए, तो हम तो भाई साफ इनकार कर देंगे। पर जहाँ मजबूरी हो वहाँ असलीमा बीवी जैसे महिलाएं भी हैं जिनको ये सफ़र तय करना पड़ा। बस इतना ही नहीं, वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और रास्ते में ही उन्हें डिलीवरी करनी पड़ी। हॉस्पिटल काफ़ी दूर था और किसी तरह डिलीवरी होने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक वो बेचारी काफ़ी सदमे में थी। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन्हें क्या क्या सहना पड़ा होगा। इत्तेफाक से जिस दिन उनकी डिलीवरी हुई उसी दिन मदर्स डे था। कुछ दिनों के बाद फिर एक खबर आई कि एक और मजदूर महिला ने चलते चलते डिलीवरी की है और अपने बच्चे को लेकर फिर दोबारा चलने के लिए वो मजबूर हो गई। इस बात को आप लोग कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मत समझिएगा, क्योंकि ये सब लोग मजबूर हो गए थे। ऐसा एक्चुअली किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। नंबर 7, दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने दो इनक्रेडिबल बेहतरीन एक्टर्स को खो दिया है। मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इन दो सुपरस्टार्स के खो जाने का गम ना हो, इरफान खान और ऋषि कपूर जी। 2020 में हुई ये कुछ उन अजीब बातों में से है जो हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। 29 अप्रैल को इरफान खान के चले जाने की खबर आई और उसके दूसरे ही दिन ऋषि कपूर जी लॉस्ट हिज बैटल ऑफ लाइफ टू कैंसर। इनके अचीवमेंट्स और फिल्मोग्राफी की बात आज हम यहाँ नहीं करेंगे, कॉज आई अज्यूम कि आप इन सब के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। इससे हमें सिर्फ एक बात का एहसास होता है, और ये एक्चुअली इरफान खान जी की मूवी का एक काफ़ी फेमस डायलॉग भी है। आई सपोज इन द एंड द होल ऑफ द लाइफ बिकम्स द एक्ट ऑफ लेटिंग गो। नंबर 8, हांगकांग प्रोटेस्ट्स। दरअसल हांगकांग और चाइना के रिलेशंस में काफ़ी टाइम से इशू चल रहा है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझा पाऊँ तो आप बस ये समझ लीजिए कि हांगकांग अपनी डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहा है अगेंस्ट अ पावरफुल चाइना। जब हम इनका ये संघर्ष देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम कितने लकी हैं कि हम इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। दरअसल हांगकांग चाइना का हिस्सा ज़रूर है, पर वहाँ डेमोक्रेसी को ज़्यादा माना जाता है। इट्स एक्चुअली वन कंट्री विद टू रूल्स। बाकी की चाइना में अथॉरिटेरियन रूल है। अब चाइना एक पुराने समझौते के तहत हांगकांग पर पूरा कंट्रोल चाहता है। एक्चुअली एक नया कानून वहाँ लागू किया जा रहा है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके हिसाब से
गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट की राइट्स नहीं होंगी, जैसा एक्चुअली अभी बाकी के चाइना के हिस्सों में है। पर हांगकांग के लोग इस महामारी के वक्त भी डटे हुए हैं एंड जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने के लिए। अब तक चाइना में हुआ ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है और ये काफ़ी वॉयलेंट प्रोटेस्ट का भी रूप ले रहा है, क्योंकि हांगकांग और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी टाइम से कुछ अजीब से हो चुके हैं, जिसमें चाइना अपना पुलिस पावर, आर्मी पावर, हर चीज़ का दबाव डाल रहा है हांगकांग पे। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हांगकांग को काफ़ी सपोर्ट मिला है, पर चाइना के रूलर्स अपनी पूरी शक्ति के साथ विरोध कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी का। नंबर 9, एंटी सीएए प्रोटेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इस कानून में ऐसा क्या है जिसे लेकर ये इतना विवादित बन गया। लॉकडाउन से जस्ट पहले जनवरी से मार्च 2020 में पूरे देश में हमें कई विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिले। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए में दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग, स्पेशली जो बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं, उनको यहाँ भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। क्या आपको भी लगता है इसमें कुछ मिस हो गया? जी हाँ, इसमें मुस्लिम समुदाय की कोई बात ही नहीं की गई है और ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर समुदाय के लोगों को इंडिया में आके बसने का और सिटीजनशिप पाने का अधिकार दिया गया है। गवर्नमेंट के खिलाफ तब आवाज़ उठी जब एनआरसी लागू करने की बात सामने आई। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अकॉर्डिंग टू दिस, आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या बर्थ सर्टिफिकेट कम पड़ जाएगा। इसके लिए आपको अपने बाप दादाओं का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वरना शायद आप डाउटफुल सिटीजन्स की कैटेगरी में आ सकते हो। इस तरीके का कानून जो धर्म के नाम पर लोगों को नागरिकता देता हो, वो काफ़ी लोगों को अनकॉन्स्टिट्यूशन लगा और हमें काफ़ी धरने और प्रदर्शन देखने के लिए मिले। हमें इस बीच में शाहीन बाग की महिलाओं का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। लोगों का कहना था कि इस कानून की वजह से ना सिर्फ गरीब लोग जिनके पास कोई कागज़ नहीं होगा वो अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं, और मुस्लिम्स को जानबूझ के टारगेट किया जा सकता है। तो आप सोचेंगे कि अगर आप डाउटफुल सिटीजन प्रूव हो गए, से बाय मिस्टेक इन अ सर्टेन डॉक्यूमेंट, या आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही ना है, तो आपके साथ क्या होगा? वेल, ऑन ग्राउंड लेवल पर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए तो करप्शन बढ़ेगा ही, पर अगर फिर भी आप अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पाए, तो शायद आपको डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा। जी हाँ, ये डिटेंशन कैंप्स बन चुके हैं, आसाम में है, और आपको ऑनलाइन इस पे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। वैसे क्या आप जानते हो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर एनआरसी सर्टिफिकेट को एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट बताया गया है? शायद गवर्नमेंट को आम आदमी की कमज़ोरी का पहले से ही पता है। फ्रेंड्स, जब देश भर में सीएए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब ये कानून आसाम में ऑलरेडी पास हो चुका था और एग्जीक्यूट भी हो चुका था। क्या आप जानते हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन वहाँ पर 19 लाख लोगों का नाम इस लिस्ट में आया ही नहीं। वहाँ पर भी लोगों ने जमकर प्रदर्शन किए और गवर्नमेंट ने डेटा बैन कर दिया था उस वक्त। इस लिस्ट में 80% लोग जिनका नाम नहीं आया वो हिंदूज थे, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एज पर सुप्रीम कोर्ट 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, एंड दिस वाज ऑल टैक्स पेयर्स मनी। अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इन लोगों को यानी 19 लाख लोगों को अगर इनको डिटेंशन कैंप में डालना हो तो इसका खर्च कुछ 20,500 करोड़ होगा। इस लिस्ट में कमाल की बात तो ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस कर चुके हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं, जिनके पुरखों की ज़मीन है लेकिन उनके पास कोई कागजात नहीं थे, वो बेचारे प्रूव ही नहीं कर पाए कुछ।
इंटरनेशनली मोदी सरकार पर ह्यूमन राइट्स वालों ने काफ़ी दबाव बनाया था, क्योंकि इंटरनेशनल लीडर्स ने मोदी को कहा कि वो अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की रक्षा करे। अम, अब आप ये सोचिए कि इस तरीके का कानून पूरे देश में अगर लागू किया जाए तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी तो विरोध करेगा ही। नंबर 10, जेएनयू अटैक्स। सीएए से जुड़ी हुई एक और शर्मनाक घटना है जिसने इंडिया की हिस्ट्री पर एक काला दाग लगा दिया है। यूनिवर्सिटी एक पढ़ने की जगह है। तर्क वितर्क सीखना, सही गलत समझना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना एजुकेशन से ही हम सबको समझ में आता है। दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को 100 से भी ज़्यादा लोग मास्क पहन के सलियां, डंडे और एसिड लेकर यूनिवर्सिटी में घुस गए और उन्होंने स्टूडेंट्स पे अटैक किया। इसमें 40 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर घायल हो गए और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गहरी चोटें आईं। कैंपस में काफ़ी तहस नहस की गई। लाइब्रेरी और हॉस्टल्स में बैठे हुए स्टूडेंट्स को काफ़ी बेरहमी से मारा गया। 3 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि वो वहीं मौजूद थे। लोगों का कहना है कि तोड़फोड़ करते हुए वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। JNU इज़ नोन फॉर देयर स्टूडेंट लीडर्स। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो लोग किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे देश में ऐसे कई नेताएं हैं जो JNU से पढ़कर निकले हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ीस हाइक होने पे विरोध कर रहे थे और साथ ही साथ जो CAA का कानून है उस पे भी आवाज़ उठा रहे थे। इनके संघर्ष से प्रभावित होकर देश भर में काफ़ी दूसरे कॉलेजेस में भी इस इशू को रेज़ किया गया। IIT, NFT, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी प्रदर्शन हुआ। क्या आप जानते हो कि इस वॉयलेंस के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना पड़ा, अपने घरों में जाना पड़ा और काफ़ी लोगों को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पुलिस से डिमांड की कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिल्ली पुलिस नहीं आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। कई जगह पर लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने JNU को सपोर्ट किया। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे रहे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। JNU, जामिया और AMU यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में देश में काफ़ी अलग-अलग जगहों से अलग-अलग समुदाय के लोगों ने, पर मेनली यूथ ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई है। ऐसा विरोध प्रदर्शन हमको सिर्फ आज़ादी के वक्त देखने के लिए मिला है। ऐसे वक्त में द यूथ ऑफ इंडिया सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। ये विरोध एक चीज़ ज़रूर दिखाता है कि द यूथ ऑफ इंडिया विल हैव मेजर रोल टू प्ले इन द कमिंग ईयर्स। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी टॉप 10 लिस्ट। लेकिन जाने से पहले 2020 में कुछ और ऐसी यूनिक बातें हैं जो पहले कभी नहीं हुई। नंबर 1, US is in the top list of COVID-19 with more than 1.5 lakh deaths. Number 2, ऑयल रेट्स कोविड की वजह से ऑल टाइम लो पर हैं क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना ही बंद कर दिया है। तीसरी बात, ग्लोबल इकोनॉमी जैसे रुक सी गई हो ड्यू टू लॉकडाउन। शायद अब हम धीरे धीरे ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिरी बात, इस साल की सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में पोल्यूशन कम हो रहा है और नेचर को थोड़ा हील होने का वक्त मिल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको 2020 में और ऐसी कौन सी बातें अजीब लगी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस लेके हम बहुत जल्द आने वाले हैं। Show some love to our work. Do like, share and subscribe to 10 things right now. See you in the next video.